ओके। तो जैसा कि रोहित ने बहुत अच्छा बोला, रिप्लाई दिया, दैट कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम आरएनए डीएनए के मॉलिक्यूल के साइज को इलेक्ट्रिक चार्ज से मेज़र करते हैं। बट रोहित आपने अभी भी प्रॉपर आंसर नहीं दिया, प्रॉपर रिप्लाई नहीं दिया। चलिए, कोई बात नहीं। आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगर मैं इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात करूं, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करने जा रही हूं। आई होप कि आप सभी को स्क्रीन शेयर हो रहा है। अगर हो रहा है तो बता दीजिए हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। ओके, वेरी गुड। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस आज का मेन टॉपिक है, जो कि बायोकेमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रोफोरेसिस है क्या। इलेक्ट्रोफोरेसिस नाम से ही बहुत मतलब निकल जाता है। इलेक्ट्रो मीन्स यहाँ पे होता है इलेक्ट्रिसिटी, फोरेसिस मीन्स यहाँ पे है मूवमेंट। इट मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से आप किसी चीज का मूवमेंट कर रहे हैं। ओके। और अगर आप पूरा एक साथ इसको बोलने की कोशिश करें, इलेक्ट्रोफोरेसिस इट मीन्स जहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, आप किसी भी मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट करा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंट में उसका ट्रांसपोर्टेशन करा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंट में। आई बात समझ में? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से किसी भी मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट और किसी भी मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। इलेक्ट्रोफोरेसिस इज अ फिजिकल एनालिसिस। यहाँ पे क्या लिखा है, इलेक्ट्रोफोरेसिस इज अ फिजिकल एनालिसिस which involve the separation of the compound that are capable of acquiring electric charge in conducting electrodes. It means कि इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा फिजिकल एनालिसिस है बेटा, जहाँ पे आप किसी भी कंपाउंड को तोड़ सकते हो, आप किसी भी कंपाउंड को अलग कर सकते हो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंट में। इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंट में आप किसी कंपाउंड को अगर सेपरेट कर सकते हैं तो ऐसे कंपाउंड्स क्या होते हैं बेटा, ऐसे कंपाउंड्स आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। हम उन्हीं को कर सकते हैं ना जिसमें कैटायन और एनायंस हो, इलेक्ट्रोड्स हो। ठीक है। सो इलेक्ट्रोड्स, कंडक्टिंग इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक कह सकते हैं फील्ड में आप किसी भी कंपाउंड्स को अगर सेपरेट कर रहे हो इजीली तो उसी को इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? रोहित, सुमन, तबस्सुम, कि इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब क्या है। नाम से ही मतलब निकल रहा है, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, फोरेसिस मतलब सेपरेशन या फिर मूवमेंट। किसी भी कंपाउंड को अगर तोड़ना है आपको, आयनिक कंपाउंड को, आप इलेक्ट्रोफोरेसिस उस पर अप्लाई कर सकते हैं इजीली। नाउ अगर मैं बात करती हूँ इलेक्ट्रोफोरेसिस का, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस के डेफिनेशन में आप देखेंगे कि आप किसी भी चार्ज पार्टिकल्स को, चार्ज पार्टिकल्स मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, जिसको हम एनायन और केटायन कह रहे हैं यहाँ पे। सो पॉजिटिव और चार्ज और नेगेटिव चार्ज यानी चार्ज पार्टिकल्स को आप क्या करा सकते हैं, मूव करा सकते हैं। मूव मतलब यहाँ पे आप क्या इस्तेमाल करें, माइग्रेशन, मतलब जो अपनी जगह छोड़ के कहीं और जा रहा है। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में बी डिफाइंड एज द माइग्रेशन ऑफ charged particles through a solution under the influence of an external electric field। पॉसिबिलिटी वहीं पे हो सकती है किसी भी चार्ज पार्टिकल्स को माइग्रेट या मूव कराने की, जहाँ पे फील्ड आपका इलेक्ट्रिक हो। बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के कोई भी मूवमेंट पॉसिबल नहीं है।
कोई भी माइग्रेशन पॉसिबल नहीं है। सो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आप इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी चार्ज पार्टिकल्स को अगर माइग्रेट करा रहे हो, मूव करा रहे हो, दैट इज द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। नाउ नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहा है? नेक्स्ट पॉइंट में बोल रहा है कि आयंस दैट आर सस्पेंडेड बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स टू ट्रैवल टूवर्ड्स द इलेक्ट्रोड्स दैट बेयर ऑपोजिट चार्ज। आप इस इमेज को देखिए। अगर आप इस इमेज को देख रहे हैं तो यहाँ पे इजीली दिख रहा है कि एक स्काई ब्लू कलर का जो पार्टिकल है, जो कंपाउंड है, वो नेगेटिव चार्ज्ड है, राइट? और जो यानी कैटायन है, वो कैथोड है। और जो ग्रीन कलर का है वो पॉजिटिव चार्ज्ड पार्टिकल्स है। अब ये जो पूरा एरिया है जहाँ पे ये आपस में इधर उधर भाग रहे हैं, मूव माइग्रेट कर रहे हैं, ये पूरे एरिया को आप इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, ठीक है? तो आप देख रहे हैं कि जो मूवमेंट हो रही है पार्टिकल्स की, वो अपने ऑपोजिट डायरेक्शंस में हो रही है। जो नेगेटिव वाला बंदा है, स्काई ब्लू वाला जो पार्ट है, वो पॉजिटिव वाले बंदे के पास जा रहा है, उस साइड में जा रहा है। और जो पॉजिटिव वाला है वो नेगेटिव के साइड में जा रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं और टूवर्ड्स ऑपोजिट चार्ज की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में जब भी आप किसी कंपाउंड का सेपरेशन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वो सारे चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शंस में क्या करते हैं बेटा? माइग्रेट करते हैं। समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया? फटाफट से बताइए, यहां तक समझ में आ गया? ओके, आगे मूव करते हैं स्टेप बाय स्टेप। बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे बिकॉज की बहुत टफ चैप्टर है, नहीं समझ में आता है। तो हमने क्या समझा अभी तक कि इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे किसी भी कंपाउंड को, किसी भी चार्ज पार्टिकल्स को आप अलग कर सकते हैं। इतनी आपके पास क्षमता है जिस प्रोसेस की मदद से आप ये काम कर सकते हैं, और उस प्रोसेस को इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। लेकिन शर्त ये है कि जहाँ भी आप ये काम कर रहे हैं वो फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। तभी आप देखोगे कि चार्ज पार्टिकल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में अलग होकर भाग जाएंगे। नाउ मूव करते हैं प्रिंसिपल्स पे। इलेक्ट्रोफोरेसिस का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपसे पूछा जाता है एग्जाम में इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में, तो आपको उसके डेफिनेशन के साथ साथ प्रिंसिपल भी बताने पड़ते हैं, नहीं तो आपको मार्क्स पूरा नहीं मिल पाएगा। प्रिंसिपल की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे बताया गया है एनी चार्ज्ड आयंस और मॉलिक्यूल्स, कोई भी चार्ज आयन, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो या फिर नेगेटिव चार्ज हो, कैटायन हो या फिर एनायन हो, या फिर कोई मॉलिक्यूल्स हो, माइग्रेट व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। द रेट ऑफ माइग्रेशन डिपेंड अपॉन इट्स नेट चार्ज साइज और शेप। देखो, जब भी ये मूवमेंट होता है तो ये किसी चीज़ पे डिपेंड करता है। किस चीज़ पे डिपेंड करता है? कि जो मूव कर रहा है, जो चार्ज पार्टिकल्स या जो मॉलिक्यूल्स मूव कर रहा है, उसका पहली बात तो चार्ज क्या है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। वो बंदे की साइज क्या है, छोटा साइज है तो जल्दी मूव करेगा, बड़ा साइज है तो थोड़ा टाइम लगाएगा। उसका शेप क्या है, बड़ा है, छोटा है, स्क्वायर है, कैसा शेप है, स्क्वायर है, राउंड है, राइट, कैसा शेप है। इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि उस मॉलिक्यूल का माइग्रेशन कैसा होगा। ओके, सो ये सारी चीज़ें प्लस उस हिसाब से आप उस पर अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। सो ये प्रिंसिपल है जो कि बहुत इजी है इलेक्ट्रोफोरेसिस का बेटा, जो बता रहा है कि जो भी चार्ज आयन और मॉलिक्यूल्स हैं वो माइग्रेट करते हैं, डिपेंड करता है किसी के रेट पे। किसके रेट पे? वहाँ पे पर्टिकुलर जिसका मूवमेंट हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसके चार्ज पे, साइज पे, शेप पे। तो व्हाट इज द फॉर्मूला? फॉर्मूला है v इज इक्वल टू ई क्यू अपॉन एफ, जहाँ पर v यहाँ पे वेलोसिटी को शो कर रहा है कि उस मॉलिक्यूल का वेलोसिटी कितना है। E यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रहा है जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में मूवमेंट हो रहा है। Q यहाँ पे चार्ज या मॉलिक्यूल्स के नेट को शो कर रहा है कि उसका चार्ज, साइज, शेप क्या है। और यहाँ मतलब चार्ज क्या है, सॉरी।
और एफ यहाँ पे क्या शो कर रहा है, फ्रिक्शनल कोफिशिएंट को, जो कि उसके मास शेप पे डिपेंड करता है। तो ये आपका हो गया वो फॉर्मूला, यानी इलेक्ट्रोफोरेसिस के प्रिंसिपल का फॉर्मूला, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि V इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, EQ अपॉन F। ये आपका क्या है, फॉर्मूला है। यहाँ तक समझ में आ गया। नाउ मूव करते हैं, द रेट ऑफ माइग्रेशन ऑफ एन आयन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन, जो दर है भागने की, माइग्रेशन का जो रेट है किसी भी आयन का इलेक्ट्रिक फील्ड में बेटा, ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, बहुत सारी चीज़ों पे आधारित है। सबसे पहला, उस मॉलिक्यूल का नेट चार्ज क्या है, दूसरा साइज, मास, शेप क्या है पार्टिकल्स का, तीसरा स्ट्रेंथ कितनी है उस इलेक्ट्रिक फील्ड की जहाँ पे इन सारे मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट और माइग्रेशन हो रहा है, चौथा उस सपोर्टिंग मीडियम, जिस सॉल्यूशन पे आप, जिस सॉल्यूशन के अंदर आप ये काम कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी क्या है, और पांचवा टेम्परेचर कितना आपने रखा हुआ है। ये सारी चीज़ें आपकी क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें फैक्टर्स होती हैं, डिपेंडिंग फैक्टर्स होती हैं जिस पे आप काम कर रहे हैं, जिस पे आपका जो मॉलिक्यूल है वो क्या कर रहा है बेटा, माइग्रेट कर रहा है। यहाँ तक समझ में आ गया। फटाफट से बताइए, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? तबस्सुम, ओके। सो नाउ अब मूव करते हैं फैक्टर्स पे। फैक्टर्स कौन कौन से इलेक्ट्रोफोरेसिस को अफेक्ट करते हैं। अफेक्ट इन द सेंस कि देखो, फैक्टर्स क्या होते हैं, इनको हम हिंदी में कारक कहते हैं। जैसे हमारे लाइफ में बहुत सारे लोगों का होना बहुत ज़रूरी है, और उनका कहीं कहीं पे ना होना भी ज़रूरी है, लेकिन उनके इम्पोर्टेंस भी हैं। सेम थिंग, इलेक्ट्रोफोरेसिस होने के लिए आपके पास जो फैक्टर्स हैं जो उस प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं, पहला तो सैंपल और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों फैक्टर्स का होना बहुत ज़रूरी है। सैंपल में चार्ज, साइज, शेप, ये डिपेंड करता है, इसका एक अफेक्ट है। चार्ज, रेट ऑफ माइग्रेशन इंक्रीज होगा विथ इंक्रीज इन नेट चार्ज, अगर नेट चार्ज इंक्रीज होगा तो माइग्रेशन इंक्रीज होगा। साइज की बात करें, अगर लार्ज मॉलिक्यूलर साइज होगा तो वो धीरे धीरे जाएगा, धीरे धीरे चलेगा, छोटा होगा बहुत तेजी से भागेगा, राइट। सो साइज भी मैटर करता है, शेप भी मैटर करता है कि मॉलिक्यूल का शेप सिमिलर है या डिफरेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड में बात करें तो जिस जगह पे आप ये काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जिसे आप बता रहे हैं, वहाँ पे वोल्टेज, इंक्रीज इन वोल्टेज आपके माइग्रेशन के रेट को बढ़ा सकता है। करंट, करंट जो है अगर इंक्रीज इन करंट, ये आपके वोल्टेज को इंक्रीज कर सकता है जिससे माइग्रेशन इंक्रीज हो सकती है। और रेजिस्टेंस जो है, ये आपका रेजिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो माइग्रेशन आपका घटेगा। तो ये दो मेन फैक्टर्स जो हैं ये क्या करते हैं, आपके अफेक्ट करते हैं। किसको अफेक्ट करते हैं? इलेक्ट्रोफोरेसिस को अफेक्ट करते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स? सैंपल और इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन खाली सैंपल और इलेक्ट्रिक फील्ड बोलने से ही काम नहीं चलेगा, कुछ और फैक्टर्स भी हैं जो यहाँ पे इन्वॉल्व हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस के प्रोसेस में, जैसे कि बफर। मैंने कहा कि जब हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं तो हम एक सॉल्यूशन में ये काम करते हैं, तो सॉल्यूशन का जो बफर है यानी उसकी आयनिक स्ट्रेंथ और उसका पीएच भी आपको देखना है, वो भी अफेक्ट फैक्टर्स है। आयनिक स्ट्रेंथ में आप देख सकते हैं कि माइग्रेशन का जो रेट है तभी बढ़ेगा जब आयनिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। और अगर पावर ऑफ हाइड्रोजन, पीएच की बात करते हैं, तो ऑर्गेनिक एसिड, किसी भी ऑर्गेनिक एसिड का आयनाइजेशन तभी बढ़ेगा जब पीएच बढ़ेगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, बफर भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रखता है इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए। दूसरा मतलब नेक्स्ट, सपोर्टिंग मीडियम की अगर आप बात करते हैं
तो सपोर्टिंग मीडियम में आपके पास आ जाता है एब्जॉर्प्शन और इलेक्ट्रो एंडोऑस्मोसिस। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन मतलब किसी चीज़ का अवशोषण करना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि रिड्यूस्ड बोथ रेट ऑफ माइग्रेशन एंड रेजोल्यूशन ऑफ सेपरेशन ऑफ मॉलिक्यूल। एब्जॉर्प्शन क्या कर सकता है? दोनों ही रेट को, यानी माइग्रेशन और रिजोल्यूशन के रेट को सेपरेशन का घटा सकता है, कम कर सकता है। और इलेक्ट्रो एंडोऑस्मोसिस में क्या होता है कि ये इस वजह से होता है कि जो चार्ज ग्रुप होते हैं उनका जो प्रेशर होता है वो आपका क्या करता है, वो सपोर्टिंग मीडियम के सरफेस पे बढ़ जाता है। एग्जाम्पल आप देखिए, अगर पेपर की बात कर लेते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, अगर उसकी बात करिए सल्फिक ग्रुप है, तो इट विल एक्सीलरेट द मूवमेंट ऑफ केटाइन। इसकी वजह से केटाइन का जो मूवमेंट है वो एक्सीलरेट होगा। बट आप ये भी देखिए कि जो एनायन का मूवमेंट है वो रिटार्ड हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक तरीके से इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। बफर और सपोर्टिंग मीडियम भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है बेटा, इसको भी आपको दिमाग में लेकर चलना है ना। अब ये तो सारी बात हो गई प्रिंसिपल की और फैक्टर अफेक्टिंग्स की। अब हम मूव करेंगे टाइप्स की। ध्यान दीजिए बेटा, जो मैं आज आपको पढ़ा रही हूँ टॉपिक इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन अगर इलेक्ट्रोफोरेसिस में आता है तो आपको इसके डेफिनेशन से लेके प्रिंसिपल, उसका फॉर्मूला, फैक्टर अफेक्टिंग पार्ट से लेकर टाइप से लेकर हर चीज़ों के बारे में प्रॉपर तरीके से बाया हेडिंग एक्सप्लेन करना है। लेकिन अगर एग्जामिनर आपसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप टू बी पॉइंट आंसर कीजिए। अगर वो टाइप्स पे बात कर रहा है तो आप सिर्फ टाइप्स बताइए। अगर सिर्फ और सिर्फ, ये भी डिपेंड करता है कि क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा जा रहा है या शॉर्ट में पूछा जा रहा है, ये भी डिपेंड करता है बेटा। तो अगर वो शॉर्ट में डेफिनेशन पूछ रहा है तो आप शॉर्ट में खाली डिफाइन करिए। अगर फैक्टर्स अफेक्टिंग पूछ रहा है तो आप फैक्टर अफेक्टिंग बताइए। अगर प्रिंसिपल पूछ रहा है तो खाली प्रिंसिपल बताइए। लेकिन जहाँ लॉन्ग में पूछ रहा है तो सारी चीज़ों को आपको बारीकी से एक्सप्लेन करना है, तभी आपको जाकर मार्क्स मिलेगा। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही है? अब मूव करते हैं टाइप्स पे। अगर इलेक्ट्रोफोरेसिस के टाइप्स पे बात करते हैं तो इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो टाइप्स है यहाँ पे आप देखेंगे, पहला है जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस और दूसरा है मूविंग बाउंड्री, या फिर इसका दूसरा नाम है फ्रंटल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर भी कई सारे बेटे सब टाइप्स आते हैं, और मूविंग बाउंड्री या फिर फ्रंटल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर भी बहुत सारे टाइप्स आते हैं, सब टाइप्स आते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ और बता दूं, हालांकि टाइप्स इलेक्ट्रोफोरेसिस का थोड़ा बड़ा है, तो कभी कभी आप देखेंगे कि आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें खाली टाइप्स पूछा जाता है। इसीलिए मैंने आपसे कहा ना कि जब टाइप्स पूछा जाए तो आपको टाइप्स के बारे में और सब टाइप्स के बारे में बताना है। तो सबसे पहला जो यहाँ पे टाइप्स है वो है जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस। जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस में भी आपको यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स देखने को मिलते हैं। पेपर है, जेल है, थिन है, सेलुलोज है। मूविंग में आपको बहुत सारे टाइप्स देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, नाउ टाइप्स पे मूव करने से पहले मैं एक चीज़ और यहाँ पे बता दूँ, इंस्ट्रूमेंटेशंस पे। ठीक है, कौन कौन से जनरल इंस्ट्रूमेंट्स आप यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस में। तो यहाँ पे दो मेन जनरली नॉट, दो हम नहीं कह सकते, यहाँ पे बहुत सारे आइटम्स हैं, जैसे कि पावर पैक है। इलेक्ट्रोफोरेसिस पूरा यूनिट है, जहाँ पे ये आप डायग्राम देख पा रहे हैं, एक पूरा इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड्स है जहाँ पे लोग इलेक्ट्रोड्स है, बफर रिजर्वियर है, इलेक्ट्रोलाइसिस मीडियम भी है, इंसुलेटिंग कवर भी है, ट्रांसपेरेंट है वो, सैंपल इजेक्टर आपको देखने को मिलता है, डिटेक्टर आपको देखने को मिलता है। ये सारे आपके क्या हो जाते हैं, ये बेसिकली आपके आइटम्स हो जाते हैं। जनरल मेथड्स क्या है ऑपरेशन के, जब आप इसको काम लैब पे काम करेंगे तो सबसे पहले तो सैचुरेशन का पार्ट आता है। आप किसी भी मीडियम को बफर के साथ सैचुरेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद सैंपल एप्लीकेशन पे काम करेंगे,
फिर आप देखेंगे जब आप सैंपल डाल देंगे, चाहे डीएनए है चाहे आरएनए है, जो भी आप सैंपल ले रहे हैं जिसके मॉलिक्यूल्स को आपको सेपरेट करना है, आप देखेंगे कि वो सेपरेट होगा। और फिर आपको जो भी चाहिए उसमें से सेपरेट करने के बाद आप उसको अलग कर देंगे। कहने का मतलब है कि ये एक मिक्सचर है, और उस आप कहें कि अगर आपने झालमुड़ी लिया और झालमुड़ी वाले ने झालमुड़ी आपको बना के दिया, और मैं आपको कहूँ कि उस झालमुड़ी में से मुझे सारे मिर्च अलग करके दो, तो आप इलेक्ट्रोफोरेसिस, मतलब जस्ट एग्जाम्पल मैं आपको बोल रही हूँ कि ऐसा ही कुछ आप करते हो कि एक बहुत भीड़ में आपको किसी चीज़ को अलग करना है, तो आप इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक की तरफ जाते हो, जो कि बहुत इजी प्रोसेस है। एक बार आपको आ गया तो इजीली आप किसी चीज़ को अलग कर सकते हो। बात समझ में आ गया? सुना। अब बात करते हैं टाइप्स पे, और पहला टाइप्स हमारा है जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस। सो जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या बता रहा है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, इस पे हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, इट इन्वॉल्व्स द माइग्रेशन ऑफ द चार्ज्ड पार्टिकल्स ऑन द सपोर्टिंग मीडियम। ओके, यहाँ पे ऑब्वियसली इलेक्ट्रोफोरेसिस है तो मूवमेंट तो होगा ही, चार्ज पार्टिकल माइग्रेट तो करेंगे, नो, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, राइट। सो जो भी चार्ज पार्टिकल्स का मूवमेंट हो रहा है वो सपोर्टिंग मीडियम में हो रहा है। आपने कोई मीडियम यूज किया है, बिना मीडियम के तो काम हो नहीं सकता, ठीक है। अब मीडिया में आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, आप पेपर का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप सेल्यूलोज एसीटेट मेम्ब्रेन का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप स्टार्च जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप पॉली एक्रिलामाइड जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप बना रहे हैं, और चाय बनाने के बाद आपको चाय में से चाय पत्ती को अलग करना है, तभी आप पी पाएंगे। तो आपने कौन सा मीडियम इस्तेमाल किया, आपने कौन सा सपोर्टिंग मीडिया इस्तेमाल किया, छन्नी इस्तेमाल किया, है ना, फिल्टर इस्तेमाल किया, जिससे आपने चाय को इजीली फिल्टर कर लिया, चाय पत्ती अलग हो गई और आपने आराम से आपने चाय पी लिया। तो सेम है, आप इस प्रोसेस में जो मीडिया इस्तेमाल करते हैं वो डिपेंड करता है, ठीक है। अब पेपर इस्तेमाल कर सकते हैं, सेलुलोज एसीटेट मेम्ब्रेन हो सकता है, स्टार्च जेल, पॉलीएक्रिलामाइड जेल हो सकता है। तो दीज ऑल आर मीडिया जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं किसी भी पार्टिकल्स, चार्ज पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए, राइट। थर्ड पॉइंट में क्या है, कंपोनेंट सेपरेटेड आर डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू डिस्क्रीट जोन ऑन द सपोर्ट मीडिया, राइट। जो भी कंपोनेंट सेपरेट हो रहा है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है अपने जोन पे किसी भी सपोर्टिंग मीडिया पर। सपोर्टिंग मीडिया जो है वह यहाँ पे बेटा सैचुरेटेड है विद बफर सॉल्यूशन, स्मॉल वॉल्यूम ऑफ द सैंपल आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं नैरोइंग बैंड से। ऑन एप्लीकेशन ऑफ पीडी एट द एंड, ओके, of the strip components migrate at the rate determined by the electrophoretic mobility. It means कि यहाँ पे जो भी आप काम कर रहे हैं आपको मतलब लास्ट में मोबिलिटी देखने को मिल जाती है, जो उसके रेट को क्या करती है, दर्शाती है, यानी शो करती है। सो एक तरीके से जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस बता रहा है कि आप किसी भी चीज़ को यहाँ पे सेपरेट कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए आप किसी मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको उसके लिए कोई ना कोई साधन चाहिए, कोई ना कोई हेल्पिंग हैंड चाहिए जिससे आप उस चीज़ को अलग कर सके। तो आपने यहाँ पे जेल का इस्तेमाल किया है, पेपर का इस्तेमाल किया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या है। अगर हम जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस कर रहे हैं तो उसका लाभ क्या हो सकता है और उसका डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, इट मीन्स कि उसकी हानि क्या हो सकती है अगर उससे हम किसी चीज़ को सेपरेट कर रहे हैं। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज पे भी बात कर लेते हैं। एडवांटेज में यहाँ पे कुछ 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे कि सबसे पहला तो आपको अगर किसी भी बायोकेमिकल प्रोडक्ट का इन्वेस्टिगेशन करना है यूजफुल, तो आप इसकी मदद ले सकते हैं, इसके साथ जा सकते हैं, जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस के साथ जा सकते हैं। दूसरा चीज है कि पैसे कम लगते हैं, कम पैसे में आप किसी भी चार्ज पार्टिकल्स को अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तीसरी चीज ये है कि बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में आपको सैंपल चाहिए कि एनालाइज करने के लिए, बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं चाहिए।
और चौथी बात इसकी ये है कि आप इजीली इसके मशीन को लैब में मेंटेन कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा खर्च नहीं आएगा। तो ये सारे एडवांटेजेस हो गए। लेकिन वही अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें तो डिसएडवांटेज में ये है कि जो मोबिलिटी है वो एक्यूरेट नहीं है, मूवमेंट एक्यूरेट नहीं होता कभी कभी, और आप आइजो इलेक्ट्रिक पॉइंट को डिटरमाइन नहीं कर पाते, अनसुटेबल डिटर्मिनेशन होती है। दूसरी बात डिसएडवांटेज की ये हो जाती है कि सपोर्टिंग मीडियम के प्रेजेंस की वजह से जो टेक्निकल एरर्स है, जैसे कि कैपिलरी का जो फ्लो है वो प्रॉपर नहीं होता, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, एब्जॉर्प्शन, मॉलिक्यूलर सीवरिंग, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है, कॉम्प्लिकेशन मोड में आपको देखने को मिल जाए। सो दीज ऑल आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रखता है कि जो भी आप टाइप्स यूज़ कर रहे हो उसका क्या बेनिफिट है और क्या बेनिफिट नहीं है। सो यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ बेटा, चीज़ों को बहुत स्मूथली मैं इसीलिए पढ़ा रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप हर लाइन को एक्सप्लेन करा रही हूँ कि टॉपिक टफ है तो आपको समझ में आ जाए। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? आगे बढ़ें? शैल आई मूव टू नेक्स्ट स्लाइड? जल्दी से बताइए। क्या हो गया? अंशु, रोहित, सुमन, तबस्सुम, यहाँ तक समझ में आ गया? ओके, सो नाउ अब हम बात करेंगे टाइप्स पे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस के खुद के टाइप्स थे, है ना? तो जोन में हमने क्या इस्तेमाल किया? मीडिया का इस्तेमाल किया। तो उस मीडिया के बेसिस पे आप यहाँ पे टाइप्स देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो टाइप्स है वो है पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस। पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस एक तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इट इज़ द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस दैट इज कैरीड आउट ऑन फिल्टर पेपर। पेपर मतलब आपने यहाँ पे जो मीडिया इस्तेमाल किया इलेक्ट्रोफोरेसिस को करने के लिए वो एक तरीके का फिल्टर पेपर है। फिल्टर पेपर का इस्तेमाल करके आप किसी भी चार्ज पार्टिकल्स को माइग्रेट करा रहे हैं या फिर मूव करा रहे हैं या फिर सेपरेट कर रहे हैं। ओके, ये टेक्निक बहुत यूजफुल है स्पेशली स्मॉल चार्ज मॉलिक्यूल्स को अलग करने के लिए। जब आपको स्मॉल चार्ज मॉलिक्यूल जैसे अमाइनो एसिड की आप बात कर सकते हैं, कुछ स्मॉल प्रोटीन्स की बात कर सकते हैं जिनका जो साइज होता है वो बहुत छोटा होता है। तो जब आपको ऐसे मॉलिक्यूल्स को सेपरेट और माइग्रेट कराना होता है तो उस टाइम पे आप क्या करते हैं? उस टाइम पे आप पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद लेते हैं। बात समझ में आ गया? पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस, और यहाँ पे डायग्राम भी आप क्लियरली देख पा रहे हैं। नाउ ये फिल्टर पेपर आप इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन सा फिल्टर पेपर है? यहाँ पे वाटमैन फिल्टर पेपर है, सेल्यूलोज एसीटेट फिल्टर पेपर है, इवन आप क्रोमेटोग्राफिक पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्या इस्तेमाल करेंगे? पावर बैक इलेक्ट्रोफोरेटिक सेल्स जिसमें इलेक्ट्रोड्स मौजूद होते हैं, बफर रिजर्वियर चाहिए पेपर को सपोर्ट करने के लिए, और आपको इंसुलेटिंग कवर चाहिए वो भी ट्रांसपेरेंट। सैंपल एप्लीकेशन में आप स्पॉट जो कि 0.5 सेंटीमीटर डायमीटर का होना चाहिए या फिर यूनिफॉर्म स्ट्रिक बेसिकली आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया? इसके अलावा इलेक्ट्रोफोरेटिक रन, द करंट इज स्विच्ड ऑन आफ्टर द सैंपल हैज बीन अप्लाइड। जब आप सैंपल डाल चुके होंगे आपका जो करंट है वो स्विच ऑन होना चाहिए। ये नहीं कि आपने डाल दिया और मेन लाइन ही सप्लाई ऑन नहीं की, है ना? पेपर
जो है यहाँ पे फिल्टर का काम कर रहा है। तो जो बफर आप इस्तेमाल करेंगे वो डिपेंड करेगा सेपरेशन के टाइप्स पे, जो कि जो भी पार्टिकल्स है उसको रिमूव करने का काम करेगा। और पेपर जो है ड्राइड इन वैक्यूम ओवन, फिर आप उसको आराम से वैक्यूम ओवन में ड्राई कर सकते हैं। फिर डिटेक्शन एंड क्वांटिटेटिव ऐसे पे आपको काम करना है। जो भी आपको कंपोनेंट चाहिए उसको आपको आइडेंटिफाई करना, अननोन कंपोनेंट्स को किसी भी रिजॉल्व मिक्सचर में। एंड द electrophotogram may be compared with another electrophotogram on which a standard component have been electrophored under identical conditions. Okay. फिजिकल प्रॉपर्टीज में इन फ्लोरेसेंस, अल्ट्रावायलेट एब्जॉर्प्शंस, रेडियो एक्टिव कह सकते हैं रेडियो एक्टिविटी, ओके, जो है वो आप डिटेक्ट करेंगे। तो ये पूरा आपका हो गया इन जो जो भी इंस्ट्रूमेंट आप इस्तेमाल करोगे और जिस प्रोसेस से करोगे। वर्किंग मोड में ये आपका प्रोसेस है। पहले तो क्या करना है, इन दिस सैम्पल इज अप्लाइड एज द सर्कुलर सपोर्ट ऑन द स्ट्रिप। डायग्राम में आपको दिख रहा है जैसे जैसे इसने किया है, यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताया है। वाटमैन फिल्टर पेपर का इस्तेमाल इसने किया है मॉइस्चराइजेशन के लिए विद द बफर सॉल्यूशन। द एंड ऑफ द पेपर जो है उसको इन्होंने इमर्ज किया सेपरेट रिजर्वियर के साथ जिसमें बफर है, और फिर इसमें आपका इलेक्ट्रोड्स जो है फीटेड है जिससे इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगी। एंड देन अपॉन द जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होगा आयंस इन द सैंपल में, फिर वो पास होगा जिससे आपको जो भी मॉलिक्यूल सेपरेट करना है वो मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे अपने ऑपोजिट चार्ज पार्टिकल्स की तरफ, यानी इलेक्ट्रोड्स की तरफ। ठीक है। दिस मेथड इज सुटेबल फॉर लो मॉलिक्यूल। मैंने अभी बार बार कहा कि ये प्रोसेस आप तभी करते हैं, ये टाइप्स तभी आप अप्लाई करते हैं लैब में जब आपको किसी भी लो मॉलिक्यूलर वेटेड और लो साइज स्मॉल साइज के मॉलिक्यूल्स को क्या करना होता है, माइग्रेट कराना या सेपरेट कराना होता है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप अमाइनो एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं, न्यूक्लियोटाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। साथ ही साथ स्मॉल साइज के प्रोटीन्स भी कुछ होते हैं, उनको भी आप इसकी मदद से सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ तक चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई? यहाँ तक चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई? हाँ या ना में जवाब दीजिए। ओके। सो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। हमने फर्स्ट टाइप कंप्लीट किया। ठीक है। अब सेकंड टाइप पे हम नेक्स्ट क्लास में मूव करेंगे, दैट इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। आई होप कि आप सभी क्लास में प्रेजेंट होंगे और आई होप कि आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई है। अगर कहीं पे कोई डाउट है या क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। सबको समझ में आ गया है? ओके। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।